हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट के बारे में। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चार्टर एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो इसका ओवरव्यू जान लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चार्टर एक्ट तीन हुए थे, एक 1813 में, एक 1833 में और एक 1853 में। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट 1813 में आया था। कब आया था पहला एक्ट? 1813 में आया था। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1813 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करके भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को आगामी 20 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया था। तो 1813 एक्ट के दौरान कि जो ब्रिटिश संसद ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्ट को नवीन किया और उसे 20 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया, यानी 20 वर्ष और आगे बढ़ा दिया। तो इस अधिनियम के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करके एवं आगामी 20 वर्षों तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जारी रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 का चार्टर अधिनियम अथवा ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 पारित किया गया। तो इसे क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। किसे? चार्टर एक्ट को। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया अधिनियम किसे कहा जाता है, तो 1813 चार्टर एक्ट को कहा जाता है। तो इसके बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को अनुरक्षण रखा गया। इसका मतलब यह है कि पहले क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही कार्य करेगी और कोई सी कंपनी कार्य नहीं करेगी। तो ये अधिकार क्या कर दिया था, ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। तो इसमें कहा गया कि और भी कंपनियां यहाँ आकर कार्य कर सकती हैं, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही रखा गया, यानी इन दोनों व्यापार को सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। अगला है ईसाई मिशनरियों को अनुमति। ठीक है, इसके अंतर्गत 1813 के चार्टर अधिनियम ने उन व्यक्तियों को अनुमति दी जो नैतिक एवं धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत जाने के इच्छुक हैं, यानी ईसाई धर्म का प्रचार करना और उनको बढ़ावा देना। जो व्यक्ति इसमें योग्य है उनको भारत जाने के लिए अनुमति देना। अगला है मिशनरी अधिनियम के प्रावधानों में कलकत्ता में अपने मुख्यालयों के साथ ब्रिटिश भारत के लिए एक बिशप की नियुक्ति प्राप्त करने में सफल रहा, यानी ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यालय बनाया गया था और उसे आगे बढ़ाने में यह सफल रहा। तो इस अधिनियम ने अपने नियंत्रण में भारतीयों की शिक्षा के लिए कॉरपोरेट जवाबदेही बढ़ाने के साथ साथ भारतीय साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के पुनरुद्धार में सहायता के लिए वित्तीय अनुदान को अनिवार्य कर दिया। यानी इन्होंने क्या किया था कि भारतीय साहित्य और वैज्ञानिक अनुसंधान यानी शिक्षा के माध्यम में इन्होंने रुचि दिखाना शुरू कर दी। किन के लिए? भारतीयों के लिए। तो शिक्षा में निवेश का प्रावधान, चार्टर अधिनियम ने कंपनी के लिए 1 लाख रुपए अलग करके भारतीयों की शिक्षा में एक व्यापक भूमिका अदा करने का उपबंध किया। यानी कंपनी को क्या कहा गया कि आप 1 लाख रुपए अलग रखकर भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। तो ये क्या था? शिक्षा में निवेश का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1833 यानी दूसरे चार्टर एक्ट के बारे में। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब 1813 के एक्ट में क्या था कि कंपनी क्या कर सकती थी? चाय के व्यापार को और ब्रिटिश सरकार के साथ क्या कर सकती थी? दो व्यापार कर सकती थी। तो अब इसने क्या किया कि इन दोनों को भी समाप्त कर दिया और सभी कंपनियों को क्या कहा कि आप आकर यहाँ कार्य कीजिए और ब्रिटिश सरकार को उसका कुछ हिस्सा दीजिए। ठीक है, तो ये एक्ट में क्या कर दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो इसके माध्यम से भारतीय प्रशासन तथा वित्त का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी जो भारतीय प्रशासन था और वित्त का मंत्रालय था उसको क्या कर दिया? केंद्रित कर दिया।
तथा बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो क्या हो गया था, भारत का गवर्नर जनरल हो गया था। तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे भी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी। अब जो भारत का गवर्नर जनरल क्या था, उसे कौन कौन सी शक्तियां मिल गई, नागरिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बंबई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायिका शक्तियों को खो दिया। अब बंगाल का गवर्नर क्या हो गया था, भारत का गवर्नर हो गया था। तो बंबई और मद्रास के गवर्नर ने क्या कर दिया था, अपनी शक्तियां खो दी थी। तो भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर विधेयक शक्तियां थी। अब बंबई और मद्रास के गवर्नरों को जो भी फैसले लेने होते थे वह किससे पूछ के करता था, भारत के गवर्नर जनरल से पूछ कर ही करता था। तो इसलिए इनकी शक्तियां खत्म हो गई थी। तो सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। तो पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। अब बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। किससे घटाकर, 24 से 18 कर दी गई, जिनमें से 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था। यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें 6 लोगों को नामित किया जाना था, किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसमें सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। अब चार्टर एक्ट 1853 में क्या था, जो सिविल सेवाएं थी उनमें प्रतियोगिता शुरू कर दी गई और उसमें क्या अनुबंधित किया गया कि सिविल सेवा में भारतीय व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी सिविल सेवा परीक्षा देने का अधिकार दिया गया। तो ये थे हमारे तीनों चार्टर एक्ट। ठीक है, इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जिससे मैं आपकी वीडियो में और लाकर सुधार कर सकूं। तो इससे पहले मैंने रेगुलेटिंग एक्ट और पीस इंडिया एक्ट को अलग अलग वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो आप उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टडी 100.1